So good evening all. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हैं आप लोग? Fine, sir. गुड। शहर में गर्मी तो बढ़ गई है। Yes, sir. कॉलेज से जाने आने में दिक्कत होती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. So here we have retired Colonel Som with us. Good evening, sir. Good You evening, are sir. On mute. Good evening, sir. Good evening. सोम सर, हाँ, अब सुन पाएंगे हम लोग आपको। Good evening, everyone. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So I think it is a good time we can start our meeting because some of the other interns, they have their exams, so they would not be joining, right? So anyways, we have 19 of you here. It's good. सर लकी ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि आज वो एमएलसी मीटिंग में गया है सर। Okay, okay. यस सर। हाँ, अभी तो चुनाव का भी कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ आया है ना? यस सर, उसी के लिए मीटिंग में गया है। No worries, no worries. Everything is necessary. So ठीक है, बट ये वो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So आज हम लोग थोड़ा सोमनाथ सर को सुनेंगे कि वो अपने लाइफ में क्या किए हैं। उनके बारे में आप लोग को थोड़ा बता दूं तो सोमनाथ सर करीब 32 साल he was working for Indian Army. He retired from the army after 32 years of service last year in 2021 and have taken a conscious decision to relocate to his native village Bath in Bhagalpur district of Bihar and create a model chemical fertilizer free zero waste natural farm on a 14-acre plot he has, and he would also be looking into the permaculture ethics which could be promoted in the farming. तो ये आइडिया कैसे आया? सो 2018 में इनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इस कारण से फिर वो हॉस्पिटल आना जाना और फिर इसके बारे में उनका कुछ स्टडी भी किया इन्होंने और तब इनको पता चला कि जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, उन सब वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ये जो कैंसर हमें होता है। और ये सही बात है। जब मुझे लगता है कि सोम सर छोटे होंगे तब शायद इनके पूरे भागलपुर में क्या बिहार में भी 2-4 कैंसर के अगर केसेस आते होंगे तो बड़ी बात होगी। तब ये अपने स्कूल कॉलेज में के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तो हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में कैंसर जैसी बीमारियां हैं। तो सही बात है, ये हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं तो है। और फिर ये अपने सर्विस के कारण से शहर से मतलब अपने गांव से दूर रहते थे, तो गांव से इनका बहुत ज्यादा उस तरीके से लोगों से नहीं हो पा रहा था, मिलना जुलना, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी। तो लास्ट जो इनका जो सर्विस था, ये इन्होंने भागलपुर में रिक्वेस्ट करके करवाया। फिर वहां से ये अपने लोगों से जानना, पहचाना, लोगों से बातें करना, किस तरह की प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रही है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व भी किया है। सो इनके बारे में और हम लोग इन्हीं से जानेंगे और आगे ये क्या कर रहे हैं और हम इनमें इनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस के भी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बच्चे हैं। तो maybe we can volunteer sometimes, we can go to Bhagalpur to his place or we can create a network of volunteers in Bhagalpur for him. Also जो हम आप लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग तो खैर अब आउटडेटेड जनरेशन है, लेकिन यू आर द अपकमिंग जनरेशन और आपके पास जो भी ताकत है कि इंफॉर्मेशन की, पूरा ब्रह्मांड आपके पास आपके फोन में है और आप लोग बहुत सारी नई नई चीजें देखते भी हैं। तो कैसे हम लोग कुछ नई चीजें होंगी या फिर कुछ करना है, सो दैट वे वी कैन लेटली सपोर्ट हिम, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे।
So, Som sir, over to you. You are on mute, sir. I said thank you very much for the introduction, and hello everyone. It's my pleasure and it's my honor, singular honor, to be interacting with the young blood of Bihar. I have come back to Bihar after almost, you can say, 40 years. My early childhood I spent in my school in Netarhat Vidyalaya in Jharkhand, and now Jharkhand, earlier Bihar. Then I joined Delhi Public School, R.K. Puram, for my +2, and then joined NDA. And after that, I have almost stayed outside. But there was always a connection. अपने स्टेट, अपने राज्य, अपने गांव के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हमेशा से फील होता रहा, क्योंकि बचपन में हमें पिताजी जरूर हर गर्मी की छुट्टियों में गांव लेके आया करते थे। तो उस समय से ही मैं कुछ ऑब्जर्व करता था कि जो गांव का इकोसिस्टम है और जो शहर का इकोसिस्टम है, उसमें इतना ज्यादा फर्क है, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को गांव में अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं मिल पाती जैसे कि हम शहर में पढ़ने रहने वाले बच्चों को मिलती है। ये मेरा उस वक्त ख्याल हुआ करता था, और इसलिए मुझे लगता था कि जब मैं कभी कुछ कर पाऊंगा तो आई विल ट्राई एंड डू समथिंग फॉर माय ओन विलेज। फिर नौकरी हार्डकोर आर्मी, एक बहुत ही डिसिप्लिन और अलग तरह की जिंदगी थी, लेकिन फिर भी नेचर के साथ जुड़ाव आर्मी में भी रहा, क्योंकि आर्मी हमेशा जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों जंगलों में रहते हैं। तो love for nature always remained with me. Bird watching and etc. धीरे धीरे ये सब हैबिट्स एंड हॉबीज डेवलप की मैंने। पेंटिंग भी करता था मैं स्कूल के दिनों से ही। तो आई हैव ऑलवेज हैड दिस साइड ऑफ मी व्हिच वाज क्लोज टू नेचर। मुझे अभी और आगे अपने बारे में बात करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ये हैबिट चेंज फॉर क्लाइमेट चेंज जो नेम है, जो टॉपिक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज ये सबसे जरूरी है। हम लोग हर भारत के 140 करोड़ 1.4 बिलियन पीपल जो है, अगर हम लोग सब कोई अपनी आदतें सुधार लें तो हम लोग अपनी धरती माँ का और अपने वातावरण का बहुत फायदा करेंगे और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बेटर प्लेस छोड़ पाएंगे। इसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा कि मुझे क्या क्या रियलाइजेशंस हुए और मैं अपने स्तर पे क्या अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आर्मी की सर्विस जब खत्म होने लगी तो मुझे लगा कि आगे क्या करना है। आर्मी पीपल वी रिटायर एट अ वेरी अर्ली एज, एट 54 अ फुल कर्नल रिटायर्स, तो वी स्टिल हैव गॉट एनर्जी एंड आर्मी में फिटनेस लेवल रहता ही है। तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास काफी एनर्जी है कि मैं और कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और जब सेकंड करियर के बारे में आप सोचते हैं तो दिल की पुकार को सुनना ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पास ऑप्शंस थे कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का या बाहर कोई दूसरा काम करने का, लेकिन और मैंने कोशिश भी की। मैं MDI गुड़गांव गया एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। माय हार्ट वाज ऑलवेज कॉलिंग मी बैक टू माय विलेज। सो फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रियलाइजेशन हुआ कि मुझे सोशल सेक्टर में जाना है। सोशल सेक्टर में जाने के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज गैप है और स्किल गैप है। Then I joined a program called India Leaders for Social Sector with Ashoka University, and then I did a Lead India Fellowship जहाँ पे सोशल सेक्टर से काफी कुछ एक्सपोजर हुआ, और तब तक में मेरा दिमाग ये क्लियर हो गया। ये सब 2018, 17, 18, 19 की बात है। मैं अपने गांव ही जा करके और रूरल डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर पे काम करना चाहता हूँ। फिर मैंने और पढ़ाई शुरू की तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि क्लाइमेट चेंज के लिए
कॉरपोरेट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और उनके हैबिट्स जितने रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल is the way we are doing agriculture at the moment. Agriculture is the big guzzler of water because our agriculture is focused mostly on paddy cultivation, which drinks up a lot of water. So water wastage और आप लोगों को मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई आप लोग मैं देख रहा हूँ बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह से हैं, मीथेन का भी काफी प्रोडक्शन होता है इन पैडी कल्टीवेशन. एंड when we use chemical fertilizers, then we are killing our soil. I just want to share with you all my learning as to how do we get nutrition from the soil. धरती माता जी के पास सारे न्यूट्रिशन वो अवेलेबल हैं जो हमारे शरीर को चाहिए. सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ही नहीं, ये जो कि NPK मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जो हम केमिकल फर्टिलाइजर में डाल देते हैं, उनके अलावा भी शरीर को बहुत कुछ चाहिए और वो सारी चीजें मिट्टी में अवेलेबल हैं. लेकिन क्या फर्क होता है, क्यों हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो है सॉइल में अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सॉइल में जो ये जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका काम होता है कि सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल बना करके प्लांट के लिए अवेलेबल कराते हैं और प्लांट्स उनको इन रिटर्न ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप आपको नेचर में हर जगह मिलेगा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्लांट डिपेंडेंट है टू कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन सॉइल इनटू अ फॉर्म इन विच द प्लांट्स कैन एक्सेप्ट इट, एंड प्लांट्स इन रिटर्न गिव देम glucose. There is lot of interdependability you will find in the nature in such manners. There are plants which help each other. You will be surprised to know कि ये पौधे आपस में बात करते हैं जड़ों के थ्रू, और किसी एक पौधे को अगर तकलीफ हो रही होती है तो दूसरे पौधे अपने जो भी रिसोर्सेज है वो उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. अंदर में रूट सिस्टम के अंदर में बहुत बड़ा जाल है इनका आपस में नेटवर्क का और कम्युनिकेशन का. तो इसमें और डिटेल में नहीं जाते हुए मैं इतना कहना ये चाह रहा हूँ कि सॉइल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और सॉइल में जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं which is kind of a salt. जब आप किसी चीज पे सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, मछली के ऊपर सॉल्ट डाल के हम रखते हैं उसका लाइफ प्रिजर्व करने के लिए. सॉल्ट डालने से उस जगह का जो मॉइस्चर है वो सूख जाता है. इट बिकम वी डिहाइड्रेट थिंग्स बिकॉज मॉइस्चर से चीजें सड़ती हैं. जब सॉल्ट डालते हैं तो वो उसको सोख लेता है. तो उसी प्रकार हम जब सॉल्ट, ऑल द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर सम काइंड ऑफ सॉल्ट, जब हम वो डालते हैं एक तो हम उसको सॉइल को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, और सॉइल को मॉइस्चर चाहिए प्लांट के लिए भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए भी. दूसरी बात होती है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं द मोमेंट वी पुट यूरिया. अर्थवर्म जो कि किसान का मित्र कहलाता है, अर्थवर्म्स मर जाते हैं. अर्थवर्म्स जिस मिट्टी में जितने ज्यादा होते हैं, अर्थवर्म जो है नेचुरल गुड़ाई का काम करता है. वो 1.5 मीटर अंदर तक जाता है. जो इंडिजिनस अर्थवर्म्स हैं दे गो 1.5 मीटर्स इनसाइड द सॉइल एंड मेक इट फ्लफी, मेक इट एरेशन करते हैं ताकि पौधों को आसानी से ग्रो करने का वातावरण मिल पाता है. So this is the way we were harming ourselves through these practices, which actually had started with a very noble intent. Chemical fertilizer डालने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से 1960s में, जब इंडिया एक फूड क्राइसिस से गुजर रहा था.
जब यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे थे, उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन नेहरू जी के जमाने में स्टार्ट हुआ, और MS स्वामीनाथन उसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंसेक्टिसाइड्स डालने का प्रोसेस उस वक्त से ग्रीन रेवोल्यूशन का की देन है। हम उनको जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो जरूरत थी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की, वो एक इमरजेंसी जरूरत थी और वो उससे पूरी हुई। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दो चीजों पे हुआ, एक हमारा हेल्थ और दूसरा सॉइल हेल्थ, जो कि बाद में MS स्वामीनाथन ने खुद रियलाइज किया और उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई। एनीवे, जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे फ्यूचर में सेम गलती ना दोहराए, इसको बदल सकते हैं। तो जब मैं गांव आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। लोगों को अगर पता भी है कि इससे हमको नुकसान है, जस्ट बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी, एंड सो उनका फोकस प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे है, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तरीका यही है कि आप जितना केमिकल फर्टिलाइजर डालो वो उतना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरी बात यह है कि जो किसान हमारे खेत जोत रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम स्पेशली इन बिहार, वो लैंड ओनर नहीं है। लैंड ओनर हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों ने इनको दे दिया है बटाईदारी सिस्टम पे, या चौराहा सिस्टम होता है, जो भी यहाँ का लोकल एक लीज सिस्टम होता है, वो बिकॉज लैंड को ओन नहीं करता है, तो लैंड के हेल्थ से उसको कोई सरोकार नहीं है, उसको सिर्फ अपना पेट चलाना है। दूसरी बात, उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो चेंज करने की कोशिश करेगा, केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएगा, तो एक सेटबैक होगा। शुरू के सालों में हो सकता है प्रोडक्शन घटे, 3 साल कहते हैं लोग कि 3 साल लगता है एक खेत को केमिकल से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने में, और इस पीरियड में प्रोडक्शन नीचे जाएगा। आप लोग जो लोग न्यूज़ पढ़ते हो, सुनते हो, आपको मालूम है कि श्रीलंका आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और उसमें वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि वहाँ के प्रेसिडेंट राजापाक्से जो भी हैं, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सारा केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर दिया और बोला कि हमारा पूरा देश ऑर्गेनिक हो जाएगा। मेरा ये लर्निंग है कि नेचर के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज एब्रप्ट नहीं करनी चाहिए। एब्रप्ट और विद स्पीड नेचर में सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। कंस्ट्रक्शन के लिए समय लगता है, तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद नेचर्स एथिक्स एंड नेचर्स प्रिंसिपल्स, और यहाँ चीजों को धीरे धीरे चेंज करना है। जैसे आप आज एक बीज बोते हो तो उसको टाइम लगता है, उसको पौधा बनने में और बढ़ के पेड़ होने में 5-6 साल लगते हैं। तो उसी तरह का पेशेंस हमको चाहिए जब हम नेचर के साथ काम कर रहे हैं। मेरे पर्सनल विचार से वो श्रीलंका में ये गड़बड़ी हुई कि उन्होंने एक ही बार में, एक झटके में पूरा पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की, जिसके कारण इकोनॉमिक सेटबैक आया, और जिसके कारण अभी वो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं, और प्रेजेंटली श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोग परेशान हैं। अब मैं हैबिट्स के ऊपर आता हूँ, जो छोटी छोटी हैबिट्स जो मैंने शुरू की है। गांव में आके देखा मैंने, एक प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेनेस है। स्पेशली गांव में इसका ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी म्यूनिसिपैलिटी नहीं है जो कि इस कचरे को उठा करके कहीं ले जाए और उसको रिसाइकिल और रीयूज रिसाइकलिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शहरों में भी नहीं है। आई डोंट थिंक मोर देन 10% ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ पटना आल्सो इज बीइंग रिसाइकल्ड, लेकिन वो सारा लैंडफिल्स में जा रहा है। लैंडफिल में जब ये प्लास्टिक जाता है, प्लास्टिक 100 ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होगा। ये पूरे अर्थ की प्लांट उगाने की कैपेसिटी को किल कर रहा है। दूसरी बात, हमारे जानवर, गाय, बैल, कुत्ते वगैरह जो भी हैं, ये सारा इकोसिस्टम का हिस्सा है।
हम लोगों को सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स ही इस अर्थ के ओनर हैं, ये लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं और हम इनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम प्लास्टिक में के बैग में खाने का सामान लेके जब म्यूनिसिपल डंप पे फेंक देते हैं, वहां पे उस बेचारी गाय को नहीं पता है, वो उसके खाने के सुगंध से उस प्लास्टिक को खा जाती है। और कई केस ऐसे हुए हैं जब गाय के पेट से ढेरों किलो भर टन भर के प्लास्टिक वेस्ट निकला है और कई गाय तो चोक होकर के मर भी गई। सिमिलर स्टेट इज देयर ऑफ आवर फिशेस, जो कि हमारे प्लास्टिक नदियों में और समुद्र में जा रहे हैं, उससे उनका भी वही बुरा हाल हो रहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल करना और मिनिमम यूज करना हमारी हैबिट में शामिल होना चाहिए। हम लोग जितना हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक ना ही यूज करें। स्मॉल हैबिट्स में झोला लेकर के सब्जी लाने जाएं, सब्जी वाले से प्लास्टिक में सब्जी ना लें। उस बेचारे के पास और कोई उपाय नहीं है, वो जब आप जाते हो खाली हाथ तो उसने आपको देना है उसी ब्लैक कलर के प्लास्टिक में, जो कि सबसे हार्मफुल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। दूसरी बात, हम जितना केमिकल अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं वो केमिकल फाइनली धरती माता के पास ही जाता है। ये ध्यान में रखिए कि हम लोग सारे धरती माता से ही निकले हैं और फिर वापस अपने धरती माता में ही मिल जाना है, चाहे राख के रूप में मिले, चाहे हम कब्र में जा करके दफन होकर के मिले, बट वी आर गोइंग टू गो बैक टू मदर अर्थ। सिमिलरली वट एवर वी आर यूजिंग, जितने केमिकल्स हैं वो हम धरती में भेज रहे हैं। तो हम कितना नुकसान कर रहे हैं। हमारा टूथपेस्ट से लेकर के soaps, shampoos, everything that we are using, there is an alternative sustainable alternative available जो हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। और पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा लोग जिस ढंग से रहते थे, वो लोग नेचर के बहुत इन सिंक रहते थे। गांव में भोज होता था तो पत्तल के ऊपर होता था, जो कि मोस्ट बायोडिग्रेडेबल चीज है। आपने खाना खाया और जमीन में कहीं फेंक दिया, वो 10 दिन के अंदर डिकम्पोज होकर के खाद बन जाता है। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस सॉइल। और जब हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके कांटे चम्मच से खाते हैं तो हम अपना काम कितना बढ़ा रहे हैं हम वो भी देख रहे हैं। अगर हम पत्थर पे बैठ के नीचे खाते हैं तो पहले नीचे पालथी मार के बैठने से हमारा हेल्थ भी बना रहता है, मसल्स भी एक्सरसाइज होते हैं। और दूसरी बात, धोने के लिए सिर्फ अपना हाथ होता है, धोने के लिए चम्मच और कांटा और छुरी नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, जबकि मैं इंडियन आर्मी में पूरी जिंदगी कांटा चम्मच छुरी से खाना खाया हूँ और मुझे भी अब ये रियलाइजेशन है। गांव आने के बाद मैंने टूथपेस्ट यूज करना छोड़ दिया और गांव में नीम के पेड़ के दातून तोड़ता हूँ। खुद अपना एक क्लिपर रखा हुआ है मैंने और दातून करता हूँ। उससे मैंने रियलाइज किया है कि माय डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन हैज इम्प्रूव्ड in last 1 year of my usage of नीम का दातून। इट इज अगेन बायोडिग्रेडेबल। मैं दातून करके कहीं इधर उधर फेंक भी दूंगा तो वो डिकम्पोज होके कार्बन बन के सॉइल को रिच करेगा। जितनी प्रकार की जितनी प्रकार की लकड़ियां हैं वो जब जमीन के अंदर जाती हैं तो वो कार्बन देती हैं जमीन को, और अगर हम उनको जला देते हैं तो हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस। So these are the small habits which we have to develop in our life, all our lives, and we should feel proud of doing it. कोई कुछ भी बोले, शर्म करने की बात नहीं है। मैं गांव में अपना एक अलग बड़ा प्लास्टिक का बकेट रखता हूं, जिसमें मैंने मेरे सारे हेल्पर और मैं खुद भी सारे प्लास्टिक के वेस्ट उसमें डालता हूं। और जस्ट टू शो टू द विलेजर्स कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट हैबिट, मैं जब भी नियरेस्ट सिटी भागलपुर है वहां जाता हूं तो मैं उस पूरे वेस्ट को एक बैग में, एक बोरी में बंद करके ले जाता हूं और वहां पे जाकर म्युनिसिपल डंप में छोड़ के आता हूं, ताकि दिस इज माई वे ऑफ टेलिंग माई सेल्फ कि एटलीस्ट आई एम नॉट पोल्यूटिंग माई ओन विलेज एंड माई एनवायरमेंट। और हो सकता है मुझे देख करके गांव वाले ये छोटी छोटी आदतें पिकअप कर लें।
I think I have shared enough, and अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो I'll be happy to answer those questions. It can be related to anything. Thank you so much, sir. It was, it's really nice to learn more about you and the kind of practices you are taking in your life after living in an urban society and urban locations and a very diligent society also. And you're coming back to nature and environment and the village and trying to adapt to the practices which we generally feel that is not good for, जो हमारा एक नया कस्टम हो गया, एक नया एक थॉट प्रोसेस है कि जो रूरल लाइफस्टाइल है दैट इज नॉट कूल, जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा कूल है और देखने में अट्रैक्टिव है. सो बट यस, इट्स कंप्लीटली ट्रू जो आपने बताया अभी कि द रूरल लाइफस्टाइल इज द वे ऑफ लाइफ जहाँ पे हम नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, इकोसिस्टम के साथ सिंक होके रहते हैं. लेकिन अर्बन स्ट्रक्चर में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं ऑलमोस्ट. So this is a kind of learning I have received today. I have received a lot more of learning, but this is what I wanted to emphasize as of now. So guys, do you have any questions as of now? Okay, no worries. So these young people, इनको थोड़ा open up होने में time लगता है. मैं एक दो बातें और ऐड कर देना चाहता हूँ. आपने पर्माकल्चर वर्ड यूज किया था, मैं ये शब्द इन बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इनको, ताकि इनको ये पता चले कि पर्माकल्चर है क्या. पर्माकल्चर दो शब्द को जोड़कर बना है, परमानेंट एग्रीकल्चर. उसमें से परमानेंट का परमा लेकर के और एग्रीकल्चर या कल्चर का कल्चर लेकर के पर्माकल्चर बना है. दो लोग थे ऑस्ट्रेलियंस, डेविड होमग्रेन एंड बिल मॉलिसन. इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, उनको स्टडी किया और दे हैव कंपाइल्ड ऑल देयर लर्निंग्स इन दिस एंड दे हैव मेड अ करिकुलम आउट ऑफ इट which is called permaculture, जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत स्ट्रेस है. पर्माकल्चर एथिक्स मैं शेयर करना चाहता हूँ. पर्माकल्चर एथिक्स 3 होते हैं. वन इज पीपल केयर, अर्थ केयर एंड फेयर शेयर. पीपल केयर, अर्थ केयर एंड फेयर शेयर. हम लोगों को धरती का भी केयर करना है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का केयर करना है. और फेयर शेयर का मतलब हुआ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे ह्यूमन बीइंग्स का जितना अधिकार है उतना ही यूज करें. फेयर शेयर ले. फेयर शेयर 2 लेवल पे है. एक तो वी हैव टू शेयर द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल 5 एलिमेंट्स, धरती, गगन, समीर, जो 5 पंचभूत हैं वो सभी को बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ भी शेयर करना है. और जो मैं अपने आप को लैंड ओनर बोलना बंद कर दिया, लैंडलॉर्ड बोलना बंद कर दिया जब से मैंने पर्माकल्चर एथिक्स के बारे में जाना, बिकॉज आई रियलाइज कि लैंड इज एन एलिमेंट विच कैन नॉट बिलोंग टू एनीबडी. एंड इफ यू हैव बीन गिवन, अगर आपके पास जमीन है, बाप दादों के से विरासत में अगर मिली है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है और आपको अपने आप को उस धरती का कस्टोडियन मानना है. I'm sorry. कस्टोडियन मानना है ताकि धरती से जो प्रोडक्शन हो वो सभी लोगों के काम आए और स्पेशली लोकल पॉपुलेशन के काम आए. ये है पर्माकल्चर. एंड नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है, नेचुरल फार्मिंग इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग में आप नेचर के प्रिंसिपल्स को कॉपी करके एक माइक्रो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं एंड देन यू लेट द एलिमेंट्स प्ले देयर ओन रोल. आप फिर मिनिमम इंटरफेरेंस करते हो
बेसिकली हम जो मोनोक्रॉपिंग का ये ऑपोजिट है। नेचुरल फार्मिंग में इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, एक ही खेत के अंदर में आपके पास हर तरह की चीजें उगनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब हम यहाँ से वहां तक धान लगा देते हैं तो अगर एक जगह कीड़ा लगा तो पूरे धान को खराब कर देता है, और उसको रोकने के लिए हम फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, जिसके कारण हम अपना हेल्थ खराब करते हैं। तो ये दो चीजें मैं और ऐड करना चाहता था। वन वाज कॉन्सेप्ट ऑफ पर्माकल्चर, अनदर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो मेरा मिशन यही है कि इस 14 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड में मैं अगले 10 साल मेहनत करके एक नेचुरल फार्म क्रिएट करूंगा, जिसमें ऑलरेडी फिश फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। देयर विल बी काउज, देयर विल बी hens, there will be ducks, and birds. All these things will be living together with human beings, along with all kinds of plants, जिसमें flowers भी होंगे. Flowers are very important for agriculture again, because flowers, they attract the pollinators. Bees and butterflies, they are very important for agriculture. अगर bees खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, because 80% of pollination is done by the bees. So we have to do things to attract these things in our ecosystem so that we can take benefit out of it naturally without much effort. So कुछ नहीं करने वाली खेती तक पहुंचना है, लेकिन उसमें टाइम लगे। अब मैं एनकरेज करूंगा आप लोगों को कि सवाल पूछिए, उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा कि आप लोगों से। I have a question. Yes. सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने अभी जाना, तो मैं ये पूछना चाहता था कि वो उस लेवल को अचीव करने में भी टाइम लगेगा, पर जब हम उस लेवल को अचीव कर लेंगे जहाँ पर हम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो उतना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल हम लाएंगे कहाँ से? बहुत बढ़िया सवाल है। अपना नाम क्या हुआ आपका? सर, आदित्य भारत। आदित्य भारत ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इतना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल हम लाएंगे कहाँ से। और मैं बता नहीं पाया, मैं यही बताना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में यही फर्क है कि जब हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो जो पेड़ हम लगाएंगे उनका जो बायोमास प्रोड्यूस होगा, और जो गाय हम रखेंगे उनका जो वेस्ट होगा, यही ऑर्गेनिक मटेरियल है। हमको कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम गाय रखे हुए हैं अपने खेत के ऊपर ही, तो उसका जितना गोबर है, उसका जितना गोमूत्र है, वो और जितना पेड़ से गिरने वाले पत्ते हैं वो सारे, और उनके जो आप प्रूनिंग करेंगे ट्रीज को, उनके जो ब्रांचेस होंगे, वही सब सड़ के आपका जितना भी नीड है ऑर्गेनिक मटेरियल का वो पूरा हो जाएगा, और आपको कुछ भी कहीं से बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मिनिमम एफर्ट हमारा लोगे ना, उसका तो ले लिया भाई, तो भी तुम्हारा ले। आदित्य, आपको have I answered your question? सर, I mean it will, मतलब हम लोग उतना गायों को रखेंगे तो गाय भी तो स्पेस लेगी, गाय को भी तो फूड चाहिए हमसे, मतलब एक सर्टेन प्लान में इंक्लूड करना होगा। We will have to include that in plan, और उसको ये नहीं समझना है कि वो जो स्पेस ले रही है वो वेस्ट हो रहा है। ये समझना है कि जो वो जगह यूज कर रही है वो गाय को माता कहा गया है हमारे कल्चर में, उसका एक बहुत डीप साइंटिफिक रीजन है। सर, मे बी आई कैन ऐड समथिंग इनटू इट। जो प्रैक्टिसेस हमने तरमित्रा में किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के पिछले 10 से 11 साल में, सी देयर इज नॉट ओनली कि हम बहुत सारा चीज है, जैसे कि अब हम लोग पैडी लगाते हैं, तो पैडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और तरमित्रा में हमारे पास गाय नहीं है, तो हमने क्या किया, एनपीके फिक्स कैसे करेंगे हम लोग। एनपीके फिक्स करने के लिए हम लोगों ने फरवरी में लगा दिया लेग्यूम क्रॉप्स जो पल्सेस होते हैं हमारे। तो पल्सेस जब हम लोग लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर से लेता है और जमीन के अंदर वो स्टोर करके रखता है अपने रूट्स में।
हाँ, और इसके बाद जब पैडी लगाने का समय होता है तो उस समय उसमें जस्ट छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे होते हैं या फिर उनके हल्के हल्के क्रॉप्स आ रहे होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग वहीं पे पानी में डाल करके और उसको पानी में मिला देते हैं पूरा, पाँव से जा करके धान उसको लेग्यूम क्रॉप को पाँव से लगा ये करके और उसको फिर दबा देते हैं कीचड़ के अंदर। वो कीचड़ के अंदर जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते में वो सड़ना शुरू होता है और वही आपका फिर न्यूट्रिशन का काम करता है जो आप पैड लगाएंगे उसके लिए। So there are so many things that we can do। और ये सारी चीजें जो प्रैक्टिसेस है ये कोई नई नहीं है, ये हजारों साल से। आप ये सोचिए ना कि जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था उस समय भी आबादी कम नहीं थी। आज के हिसाब से हाँ आबादी कम थी, लेकिन उस समय भी आबादी कम नहीं थी। लाखों लाखों की सेना लोगों के पास रहती थी। बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जिनके पास लाखों लाखों की सेना रहती थी, वो उनको कैसे खाना खिलाते थे? उस समय तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। सो देयर हैड बीन टेक्निक सिंस एवर। द ओनली थिंग इज कि 40-50 साल 60 साल या 200 साल जब हम लोग ब्रिटिश राज में रहे तो ब्रिटिश ने अपने तरीके से हम लोग को हमसे फार्मिंग कराया, जो उनको क्रॉप चाहिए था वो, जैसे कि नील की खेती करवाया उन लोगों ने। और हम लोग का जो बाकी जो हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उसको उन लोगों ने बोला कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि उनको वो यहाँ आए थे क्योंकि वो यहाँ से पैसा कमा सके, राइट। तो उन्होंने हमारे फार्मिंग को डिस्टर्ब किया, हमारे लाइफस्टाइल को भी डिस्टर्ब किया। बट दिस इज टाइम वी कैन गो बैक। अब हम फ्री नेशन है, एवरी पर्सन हैज अ फ्री विल। और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, यू आर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल। और चीजें ऐसा नहीं है कि आज शुरू करेंगे और कल आप, जब आपके पास नॉलेज होगा you would definitely be able to execute it, perform as per your knowledge। ठीक है। और जहां तक गाय रखने की बात आती है, आप ये सोचिए ना कि अगर आप 2 गाय रखते हैं, 2 गाय रखने के लिए आपको मेरे ख्याल से 100 बाई 100 स्क्वायर फीट का एरिया मान लीजिए चाहिए, मान लेते हैं, या फिर 20 बाई 20 स्क्वायर फीट का मान लेते हैं, ठीक है, या फिर जो भी चाहिए आपको एरिया। आप उसको रख रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या क्या ले रहे हैं? मॉनेटरी बेनिफिट आप देखिए ना, आप उसका दूध निकाल रहे हैं, उसको सेल करके आप पैसे कमा रहे हैं। उसका गोबर जो है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं, जिससे आपको गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बायोगैस से जो स्लरी निकलेगा दैट कैन डायरेक्टली गो इनटू योर फार्म। सेकेंड चीज जो सर ने गौमूत्र के बारे में बताया, गौमूत्र कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। नॉट ओनली गौमूत्र, ह्यूमन यूरिन कैन ऑल्सो बी। हम लोग तरुमित्रा में ह्यूमन यूरिन भी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास गाय नहीं है लेकिन हमें यूरिन चाहिए। यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिया भी होता है, ठीक है। तो यूरिया आपको जो बाजार से खरीदते हैं उसमें पैसा लगता है, लेकिन ये जो यूरिया आएगा इसके लिए आपको, इसको अगर आप यूरिन को स्टोर करने का फैसिलिटी बना लेते हैं, 1-2 टैंक रख लेते हैं, तो यू आर एट 0 कॉस्ट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सबसे बड़ा ये भी चीज देखने की बात है कि जब हम लोग क्या कॉस्ट हम इन्वेस्ट कर, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न क्या आ रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग में आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं, इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं, फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करता है, जैसे यूरिया सर ने पहले ही बताया कि आपके सॉइल को हाइड्रेट कर देगा, सॉरी डिहाइड्रेट कर देगा, सुखा देगा। तो उस समय आपको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पानी कहाँ से लाएंगे? जमीन के अंदर से लाएंगे। जमीन के अंदर से पानी अपने आप तो नहीं आएगा, उसके लिए मोटर चलाना होगा। मोटर के लिए भी आपको डीजल चाहिए, दैट इज अगेन अ कॉस्ट। डीजल नहीं लगेगा तो कम से कम बिजली लगेगा, सो दैट इज अगेन अ कॉस्ट। और जितना ज्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पानी देने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका कॉस्ट जो है कन्वेंशनल फार्मिंग में यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके खत्म होता है, ऊपर सीधे ग्राफ ऐसे जा रहा है। लेकिन जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, पर्माकल्चर करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ये कॉस्ट जो है यहाँ रहता है नीचे ग्राफ में। और अब आप ये देखिए, यहाँ ऊपर जो है ये वाला, दिस इज योर केमिकल फर्टिलाइजर्स कन्वेंशनल फार्मिंग में जो किया वो कॉस्ट है यार। ये नीचे वाला जो है अंगूठा, ये आपका नेचुरल फार्मिंग का कॉस्ट है। अब आपने मान लीजिए ऊपर वाला मान लेते हैं, एक फिगर लेते हैं कि मैंने 50,000 रुपए खर्च किए, सब कुछ
मिला करके 50,000 खर्च करके अगर मैं 1 लाख रुपए का क्रॉप बेच रहा हूं तो मेरा कितना फायदा हुआ? 50%। लेकिन मैं 2,000 रुपए खर्च करके अगर मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, जैसे कि आप सर ने भी बताया कि 3 साल 4 साल लगता है, तो मैं 2,000 रुपए खर्च करके 50,000 रुपए कमा रहा हूं और 50,000 रुपए खर्च करके 1 लाख कमा रहा हूं। मैंने 48,000 एक में कमाया, दूसरे में 50,000 कमाया। लेकिन आपका खर्चा कितना हुआ ये भी देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो, और ये जो है ना एक कन्वेंशनल फार्मिंग, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ विशियस सर्किल। इसमें आप आज सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान लोन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन किसान जब ये सारी चीजें ले लेता है, इन्वेस्ट कर देता है, और उसके बाद फिर क्रॉप अच्छा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर बाढ़ आ गया, विच इज अ नेचुरल कॉज, ठीक है, जिसपे किसी का इंटरवेंशन नहीं हो सकता, तो उस समय वो लोन आपको फिर सरकार के पास जाके माफ कराना है, दैट इज एडिशनल वरी इन योर हेड, राइट। लेकिन अगर आप नेचुरल कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है, और इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण, और ये जैसे हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं तरमित्रा में, और हमारे करने का यही कारण था, जैसे सर ने बताया कि उनके पास जो किसान है उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि वो रिस्क ले सकें। तो ये रिस्क तरमित्रा ने लिया, 2011 में लेना शुरू किया। हम लोगों ने थोड़ा सा 2 एकड़ का फार्म हमने यूज किया। उस समय हमारे पास ज़ामोरानो यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आए हुए थे यहाँ पे 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए, और उन्होंने जब वो गांव में गए यहाँ पे, उन्होंने देखा तो उन्होंने ये चीज़ प्रपोज भी किया। फिर वी स्टार्टेड दिस, सिंस देन हम लोग हर साल अपना जो डेटा होता है वो मेंटेन करते हैं, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट आया, क्या हमने लेबर किया, और क्या हमें रिटर्न आया, एंड वी शेयर दिस डेटा विद दिस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और आज के डेट में बिहार सरकार ने इस डेटा को बहुत पॉजिटिवली लिया, और आज बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, पैसे सपोर्ट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, गाय खरीदना है उसके लिए भी सब्सिडी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। प्लस देयर इज अ इंटरनेशनल मार्केट, एक अपेडा करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट देती है। आप यूरोपियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बेचने से क्या होगा, आपका प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा आपके प्रोडक्ट का, तो प्राइस ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सो हाँ, एक तरफ से नुकसान भी है, एक तरफ से फायदा भी है, लेकिन स्लोली, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके गलती की, जैसा हम लोग अभी जान रहे हैं, हमने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन क्या अब हमारे पास जिस तरीके से आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, कोड रेड वार्निंग आया हुआ है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम सब खत्म, इंसान, अभी एंथ्रोपोसीन की बात हो रही है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन भी अब एक्सटिंक्शन के कगार पर है। और इसके कारण कौन है? क्या गाय को कारण बता सकते हैं? क्या मच्छर को कारण बता सकते हैं? क्या कोविड को कारण बता सकते हैं? नहीं, इसके कारण हम ही है, क्योंकि ह्यूमंस हैव, अभी हमारे पास इतनी ताकत है कि हम पूरे दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज किसके कारण से है? हमारे कारण से। आईपीसीसी रिपोर्ट बोलता है ये सीधी बात कि जो भी आज चेंजेस हो रहा, हाँ एक नॉर्मल वे भी है जिसमें कि अर्थ का क्लाइमेट ग्रेजुअली स्लोली वो ऊपर चेंज होता रहता है, लेकिन जिस रेट से अभी हो रहा है इस रेट से नहीं होता है। तो वी हैव टू सी, और हमें, और इस सेशन का मतलब यही है कि जो गलतियां पहले हम लोगों ने किया या फिर हमसे पहले वाले जनरेशन्स ने किया, उससे आप लोग सीखिए, ताकि आप अपने लाइफ में आगे जा करके उन गलतियों को मत दोहराइए। हाँ, नई गलतियां कीजिए, क्योंकि नई गलतियों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, वो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप नई गलतियां कीजिए, पुरानी गलतियों को से आप भी सीख लीजिए, है ना। और सर का एक बहुत बड़ा सवाल था जिसमें उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर बात किया कि गांव में दिक्कत है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के। तो सर ये जो हमारा अभी टीम है, तो वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
क्या पॉलिसीज हैं प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के, क्या नियम कानून है, ये हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं. सो मे बी यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन फॉर टुडे मे बी, क्योंकि हम लोग आधा पॉलिसी पढ़ चुके हैं और आधा पॉलिसी बाकी है. सो वहाँ से भी कुछ जानने को मिलेगा. और लेटली वंस दिस इज ओवर वी कैन हैव अ डिस्कशन. और इफ यू हैव टू गो समवेयर, इफ यू आर ऑक्यूपाइड, आई कैन जस्ट गिव यू सम वेज जहाँ पे हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं भागलपुर में या फिर आपके बात विलेज में. Sir, can you repeat it again? विच पार्ट? Sir, your voice wasn't clear this time. Can you repeat it again? पूरा. Yes, sir. ठीक है. तो मेरे ख्याल से मैंने जो बात किया था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के था, जिसमें मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम लगता है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा सर होता है. वो मैंने सुना, अभी आपने तुरंत जो बोला. प्लास्टिक अरे वेस्ट को आपने- लेकर के. Yes, sir. अच्छा हाँ, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के एक जैसे सर का यार कौन ही कौन हम नहीं कहा है, सिंगल आदमी के दुख. प्लास्टिक वेस्ट के बारे में मैंने ये बताया कि सर के वहाँ पे गांव में भी दिक्कत है प्लास्टिक, जैसा ये देख रहे हैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को कि वहाँ पे भी प्लास्टिक वेस्ट की दिक्कत है. उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इधर उधर फेंका होता है और कोई रिसाइकलर अवेलेबल नहीं है जहाँ पे अगर मान लीजिए इकट्ठा भी कर लें तो उसकी रिसाइकलिंग हो सके. ये एक दिक्कत है वहाँ पे भी. और पटना में भी दिक्कत है ये, क्योंकि हम सब भी अपने घर से हर रोज़ निकलते हैं, देखते हैं, और हमारे भी आदत है कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं या फिर चिप्स का पैकेट खोलते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बॉटल इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर डस्टबिन में जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर डस्टबिन में जाने के बाद भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट वी विल एक्सप्लोर इन दिस इंटर्नशिप स्लोली एंड ग्रेजुअली. लेकिन अभी का जो मेन कंसर्न है कि प्लास्टिक को का क्या निपटारा किया जाए, तो वही मैं सर को बता रहा था कि आप लोग जो है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर ही पॉलिसीज को पढ़ रहे हैं, है ना? Yes, sir. और डिस्कशन भी कर रहे हैं उसके ऊपर. Yes, sir. हाँ, तो वही मैं सर को बोल रहा था कि अगर आप रहेंगे तो फिर इस पॉलिसी को हम लोग साथ में डिस्कशन भी करेंगे और उसमें से शायद कुछ निकल के आए, और नहीं होगा तो फिर लास्ट 10 मिनट 5 मिनट में हम लोग कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है. तो यही मैं बात कर रहा था. Yes, sir. ओके. सो लास्ट में कहाँ तक हो गया था हम लोगों का पॉलिसी वाला? सर 11 पॉइंट तक डिस्कस हो गया था, 12 से स्टार्ट करना था. 12 से स्टार्ट करना था. कौन करेगा स्टार्ट? शालिनी, आपके पास नाम है ना सबका? यस सर, चेक सॉरी वेट अ मिनट. सर नेहा दीक्षित. नेहा, आर यू अराउंड? सब मीटिंग में है. नेहा, can you hear us? Neha Dikshit? Yes, sir. Yeah. So are you ready to discuss your part of that policy paper that we were discussing? मैं एक काम करता हूँ, मैं वो जो PDF है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि सब लोग देख पाएंगे कि क्या बात हो रही है. Will that be a good idea? यस सर. यस सर. Nice. ये मेरे ख्याल से अरूज ने इस पे बात कर लिया था ना, ये मेकिंग और लेबलिंग वाले पे 11 पे बात हो गई थी. अरूज फॉर डूइंग इट, राइट? यस सर.
and we have to start from 12th. Prescribed authority. Is my screen visible to all? Yes, sir. Good. Good evening. Good evening, everyone. My name is Neha Dikshit. I am from Patna Science College, Environmental Science Department, and my topic is prescribed authority. The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of Union Territory shall be the authority for enforcement of the provision of this rule relating to registration, manufacture of plastic products, and multi-layer packaging, processing, and disposal of plastic waste. इस पॉइंट में बोला गया है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कमेटी बैठाई थी जिसमें मतलब हम लोग किस तरह के रूल्स बनाया गया था, उसमें किस तरह का प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कैसे इसका डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरह का इसका पैकेजिंग होना चाहिए, इस पॉइंट में ही बताया गया है। सेकेंड पॉइंट इज द कंसर्न सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट or a union territory shall be authority for enforcement of the provision of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or light covers made of plastic sheets and multi-layer packaging. अर्बन एरिया में बहुत सारा अर्बन एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी प्लास्टिक का कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह का प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं, किस तरह उसका जनरेट करता है, जो लोग प्लास्टिक जनरेट करते हैं इस पॉइंट में बताया गया कि किस तरह का प्लास्टिक जनरेट कर, उस तरह का तो वहाँ रूल बनाया गया कि किस तरह का हम लोग प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, कैरी बैग यूज कर सकते हैं हम लोग, किस तरह का इस पॉइंट में बताया गया है। तो इसमें कौन सी अथॉरिटी इसके लिए रहेगी? अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, और उनके जो सेक्रेटरी इंचार्ज होंगे वो इसमें अथॉरिटी होंगे। यस सर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। Third point, the concerned Gram Panchayat shall be authority for enforcement of the provision of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or lights, cover made of plastic sheets and multi-layer packaging in the rural area of the state or a union territory. So Gram Panchayat जो गांव में जो ग्राम पंचायत जो कमेटी बैठाती है उसमें भी उन लोग को अधिकार दिया गया कि आप अपने गांव में मतलब रूरल एरिया में रूल्स बनाए कि किस तरह का वेस्ट जो मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट होता है वो जनरेट कर रहे हैं, किस तरह का वहाँ यूजिंग मतलब किस तरह का प्लास्टिक यूज किया जा रहा है रूरल एरियाज में। सबके लिए जो रूल्स बनाते हैं वो ग्राम पंचायत बनाते हैं कि हम लोग अपने रूरल एरिया में देखें किस तरह का यूज किया जा रहा है। वहां पे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैनेज भी कौन करेगा? ग्राम पंचायत। The fourth point is the authorities referred to in sub-rurals first and third shall take the assistance of the district magistrate or the deputy commissioner within the territory limits for the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provision of these rules. मतलब सर इसमें बताया है कि स्टेट मतलब अकेले काम तो नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे मतलब सब रूल्स होने चाहिए करने के लिए, इसलिए लोग डिप्टी कमिश्नर ये सबको मतलब दिया गया है कि मतलब आप जाके मतलब हर जगह देखिए कि किस तरह का प्लास्टिक यूज हो रहा है, किस तरह का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किस तरह से उसको डिस्पोज किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट को। इसमें एक चीज और बोला जा रहा है कि जैसे जनरली लोकल बॉडीज शहरों में लोकल बॉडीज जिसको कि हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर गांव में ग्राम पंचायत है, लेकिन इस रूल को मान लीजिए कभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ये उसमें एक ज्यूरिडिक्शन का एक पार्ट आएगा। तो ज्यूरिडिक्शन का जब पार्ट आएगा कि हाँ भाई कैसे लोगों से इन्फोर्स कराना है या फिर क्या उनको फाइन करना है या फिर कैसे उनके साथ क्या करना है, जेल भेजना है, क्या करना है, तो इसमें कौन मदद करेगा? ज्यूरिडिक्शन वाले पार्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मदद करेंगे या फिर डिप्टी कमिश्नर वहाँ के वो इसमें मदद करेंगे, है ना? राइट, गुड, थैंक यू। हु इज नेक्स्ट?
Preeti, Saran, Molly, and Aditya. Okay. Hello everyone. This is Preeti from Magad Mela College, Botany Department. My topic is registration of producer, recycler and manufacturers. मतलब इसमें ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर, रिसाइकलर्स एंड मैन्युफैक्चरर को मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसका ये प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चरर कैरी बैग्स और रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स या और multi-layer packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be prior to the commencement of production. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है कैरी बैग या रिसाइकल प्लास्टिक बैग या मल्टी लेयर पैकेजिंग जब तक कि वो पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं करता है जो कि प्रोवाइड किया गया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के द्वारा। एंड ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी क्या है सर? इसमें ये मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी बोर्ड मतलब ये होता है कि जो भी स्टार्टअप कोई भी रहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, तो उसमें मैनेज करने के लिए उसको मतलब ये बनाया जाता है। ओके, सी फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि पॉल्यूशन को कैसे पॉल्यूशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको देखती है। और पॉल्यूशन कौन फैलाते हैं? इंडस्ट्रीज फैलाती है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो फैलाता है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या क्या नियम कानून लगाने हैं, इनका रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा, तो ये सारा काम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी करता है। अब दूसरा सवाल ये है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में क्या अंतर है? तो जैसा कि हम लोग नाम देख रहे हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये सारे स्टेट्स में जो भी जो बॉडी होगी वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगी। जैसे बिहार में है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान में है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी क्या होगा? ये यूनियन टेरिटरीज में होगा, ठीक है। अब जैसे कि यूनियन टेरिटरीज जैसे गोवा नो नॉट गोवा, पौंडीचेरी इज यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होगी, राइट? यस सर। नेक्स्ट ओके। And second point, every producer shall, for the purpose of the registration or the renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned in Form 1। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि हर प्रोड्यूसर अपने उद्देश्य के लिए जो भी मतलब अपने उद्देश्य के लिए वो रजिस्ट्रेशन करेगा। यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसमें लिमिटेड टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है। और उसके बाद फिर अगर टाइम मतलब ओवर हो जाता है तो उसे फिर री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रीन्यू कराना होता है, जिसके लिए एप्लीकेशन मतलब फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करना होता है। और उसका उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर का उद्देश्य क्या है? सर प्रोडक्शन, प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना है ना? यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एवरी पर्सन रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग वेस्ट और proposing to recycle or the process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee for grant of registration or renewal of the registration for the recycling unit in Form 2। मतलब हर पर्सन जो भी रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग वेस्ट या रिसाइकल को प्रपोज करता है तो उसको एप्लीकेशन करने के लिए फॉर्म 2 में प्रोवाइड किया गया है, उस पर एप्लीकेशन करेगा।
And 4 point है, every manufacturers engaged in manufacture of the plastic to use as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned for the grant of registration for the renewal of registration in Form 3. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि वैसे मैन्युफैक्चर जो प्लास्टिक को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है, तो उसके लिए मतलब अपने प्रोडक्शन में मतलब जो भी वो अपने प्रोडक्शन जो कर रहा है, तो उसमें कनेक्ट रहना होगा उसको वो पर्सन से, मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करता है, और इसके लिए मतलब एप्लीकेशन फॉर्म 3 में एप्लीकेशन कर सकता है। ये उनके लिए है प्रीति, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल बना रहे हैं। तो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल कौन बनाता है इंडिया में? सबसे बड़ी कंपनी कौन है? सर नो आइडिया। रिलायंस। ओके सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना? यस सर। सबसे बड़ा बिजनेस यही है ना? यस सर। रिफाइनरी का। तो रिफाइनरी से जो भी निकलता है नाफ्ता, उससे फिर ये लोग प्लास्टिक बनाते हैं। प्लास्टिक ऐसे हम लोग जमीन से निकाल के तो नहीं आता है, ये पहले क्रूड ऑयल जो होता है उसमें वो उससे क्रूड ऑयल आता है जमीन के अंदर से, उसके बाद उसको क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में जाकर के रिफाइन किया जाता है, तो उससे बहुत सारी अलग अलग चीजें निकलती है। पेट्रोल है, डीजल है, फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस निकलता है उसमें से, और एक बहुत बड़ा पार्ट निकलता है नैफ्ता। ठीक है, तो नैफ्ता क्या होता है? वो झाग जैसा होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, और उसको रखने के लिए बहुत उसको वो वेस्ट हुआ करता था पहले। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा झाग, और ये झाग जो है ये सूखता भी नहीं है क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है, तो ये बड़ा बहुत ज्यादा एरिया लेता था, तो उसको रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को लगाया गया कि भाई इसका कुछ उपाय कीजिए आप लोग, इसका कुछ तो इस्तेमाल कर सके हम लोग। और उसके बाद फिर करीब 30-40 साल साइंटिस्ट लोगों ने काम किया। 1940s में समवेयर अराउंड अर्ली 40s में प्लास्टिक इन्वेंट हुआ, और उसके बाद हम लोग प्लास्टिक आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर कौन है? यस, रिलायंस। ठीक है, और बाकी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने की, जैसे पॉलिथीन बना रहे हैं या पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म 1 है। फॉर्म 2 जो था वो था अगर रिसाइकल्ड प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म 2 में रजिस्ट्रेशन करना होगा या रिन्यूअल करना होगा। फॉर्म 3 जो है ये उनके लिए है जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल ही बना रहे हैं, ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, तो वो फॉर्म 3 में एप्लीकेशन डालेंगे, राइट? Yes, sir. Okay, next. Sir, next Aditya. Hello everyone, my name is Aditya Bharat and I'm from Patna Science College, Environmental Science Department, and I will be explaining all the further 13th point. Now, our fifth point is related to the renewal of registration of plastic waste recycling or processing units. Now, according to this point, if a person wants to renew their registration, it shall require three different things from him. The first thing is that it should possess a valid consent under the Water Prevention and Control of Pollution Act 6 of 1974, and second is the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Act 14 of 1981. These two, and along with the certificate of registration issued by district industries or center, the district industries center or any other agency authorized with these regards. If a person possesses all these three things, then only then his registration of recycling or processing unit be renewed. Otherwise, it will not be renewed.
After that, we have sixth point. Now, according sixth point also sixth point also tells us about another condition of renewing the registration of the producer. Then, this is the action plan endorsed by the secretary in charge of urban development of the concerned state or territory. Now, only if the person possesses this action plan by urban development of the concerned state, he will get the renewal of registration. Without that, the SPCB or PCC will not renew their registration. Here, SPCB stands for State Pollution Control Board and PCC stands for Pollution Control Committee. Now we have the seventh point. Now, SPCB and PCC will this point also does poses a condition that that the person who is registering for the specific plant, the plant should possess everything that SPCB and PCC requires for a recycling plant for the safe handling and application of the plastic. That is after only if he poses that only if the plant poses that things, the SPCB or PCC shall renew the registration. Now we come to 8th point. Now there is a time limit for the allowance of registration. SPCB and PCC shall make a decision on the grant of registration within the 90 days of the application. Within the 90 days of application, in complete all respects. This means that after the recipient have done the application, SPCB and PCC has 90 days to check all the valid consents and the conditions for that and take the decision of whether to grant the registration or not. Now we have come to ninth point. Yes, sir. एक मिनट रुकिएगा नेतू अभी आपने हैंड रेस किया था सर बाय मिस्टेक था हो गया ओके नो वरीज कंटिन्यू Yes, sir. Now we have come to the 9th point. Now this point concerns about the validity of registration. Now the registration is after a person has registered their plants, the registration is valid for a limited amount of time. And its policy is something like the registration will be valid for 1 year initially. After the registration is done, it is valid for only 1 year. But if the registration is not revoked or cancelled during the period, then it is valid for next 3 years. This means that initially a person will have only 1 year of registration, but if within that period SPCB or PCC decide not to cancel the registration, then registration will be valid for next 3 years. So why the State Pollution Control Board or PCC would suspend or cancel or revoke the registration? This will be because the person is not doing it properly. I mean, if plant does not possess the specific conditions, I mean, he took registration and then cancel the plant or other way around. Nice, thank you. And then now we have come to the 10th point. Now, in order to revoke a registration, SPCB or PCC must give a person a chance to speak for themselves. SPC or PCC cannot come out of nowhere and cancel the registration. This is our 10th point. And our last not the least, 11th point. The registration, a person, if he wants to renew the registration, he should provide the application to SPCB or PCCB before 120 days of registration registration
registration expiry date. Means a person shall send application to SPCB or PCC before 120 days of expiry date of the registration. And That will be all. Thank you. And how much is 120 days? Like 2 months? Huh? Sorry, 3 months. 3 months? Yes, sir. 4 months. 4 months. Yes, sir. एक महीने में कितना दिन होता है एवरेज? एक महीने में कितना दिन होता है? 30 to 31 days. So 30 into 4? Sorry, sir, it was a miscalculation in my mind. Okay, no worries. Good, nice. Who is next? Sir, he is Siddharth away, but he is not in the meeting. Okay, and who is after Siddharth? सर शशि शेखर रॉय सर। सर हम कंटिन्यू करें इसी पॉइंट से सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, go ahead. Sir, good evening everyone. I am Shashi Shekhar Roy from Patna Science College, Department of Environmental Science. And the topic is responsibility of retailer and street vendors. तो ये रूल 18 मार्च 2016 को फोर्स में आया था, ताकि ये इसलिए गवर्नमेंट लाई थी ताकि लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज कर सके और इन्वायरमेंटल के मतलब इन्वायरमेंटल के इंटरेस्ट में कि लोग अपना कैरी बैग खुद का ला सकें। तो जिसके और कंज्यूमर को मेरा तो ये भी पॉइंट था, मेरा स्प्लिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग तो सब दोनों को मिला के सब बोल देते हैं सर, दोनों रिलेट करता है एक दूसरे से। Go ahead. Hello. Go ahead. Retailer or street vendor shall not sell or provide commodities to consumer in carry bag or plastic bag or multi-layered packaging which are non-manufactured and labeled or marked as per prescribed under this rule. तो सर जो भी कंज्यूमर अगर ये जो भी वेंडर स्ट्रीट वेंडर अगर जो भी देती है कैरी बैग, अगर वो एक उसका प्रॉपर थिकनेस या उसका जो मार्केटिंग लेबलिंग होना उस पे सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्लास्टिक बैग का कि वो कैसा है क्या है। अगर वो नहीं हो तो वो स्ट्रीट वेंडर उसको नहीं यूज कर सकती और नहीं प्रोवाइड करवा सकती कंज्यूमर को, मतलब नहीं दे सकती। Every retailer or street vendor selling or providing commodities in plastic carry bag or multi-layered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheet which are not manufactured, labeled or marketed in accordance with this rule shall be liable to pay such fines or specified under the bylaws of local bodies. और अगर ऐसा वो करती है फिर भी वो प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो उसके लिए उसको लोकल बॉडी जो है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज उसको फाइन कर उस पे फाइन कर सकती है, पेनल्टी लग सकती है उस पे। सर एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग। सर जो भी हम कैरी बैग यूज करते हैं तो उसके लिए कहीं भी हम मॉल जाते हैं, जैसे शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं तो वो कुछ चार्ज करती है कैरी बैग के लिए। तो सर वो इस रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग था कि 2016 का जो था ये कि वो कर सकती है ऐसा ताकि लोग कम से कम प्लास्टिक यूज करें और खुद का ला सके, इसके वजह से ये आया था। The shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing and community shall register with local body। और जो भी वो प्रोवाइड करवाती है तो लोकल बॉडी में पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर या ये प्रोवाइड करवाती है उनको, तो उनको पहले लोकल बॉडी में उनको रजिस्टर खुद को करवाना होगा ताकि वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो एक या दो स्टेट में हो, अगर एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में, तो उनको सर अगर एक स्टेट में हो तो SPCB में करवाना पड़ेगा, और अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो उनको CPCB या NGT में भी रजिस्टर करवा सकते हैं।
The local body shall, within a period of 6 months from the date of final publication of these rules in the official gazette of Indian, notification of this rule by notification or an order under the appropriate state or bylaw shall make provision for such registration on payment of plastic waste management fee of minimum 48,000 rupees or 4,000 per month. तो सर मतलब कोई भी ऐसा जो पहले तो सर मतलब 2016 में जब ये आया था रूल, तो उस समय किसी को नहीं पता था इसके बारे में कि ये रूल भी है और रजिस्टर करना है। तो ये थोड़े देर से स्टार्ट हुआ था। जब लोग धीरे धीरे अवेयर होते गए तो लोग धीरे धीरे इसके बारे में जानते गए, और जब जाए तो वो खुद को रजिस्टर वहाँ 6 मंथ के अंदर करवा सकते थे। और जब आया तो खुद को रजिस्टर होने के लिए उसमें लोगों को 4,000 पर मंथ या एनुअली 48,000 वो पे करना था एज अ रजिस्ट्रेशन फी। और ये डिपेंड करना था, ये द कंसर्न लोकल बॉडी में प्रिस्क्राइब हायर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी डिपेंडिंग अपॉन द स्केल कैपेसिटी। जो भी लोकल बॉडी था ये डिपेंड करता था वेंडर पे कि वो कितना प्लास्टिक यूज मतलब कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं, उनका कितना स्केल कैपेसिटी, उस पर डिपेंड करता था उनका फी। The registered shopkeepers shall display a prominent place that plastic carry bags are given on payment। और ये कहीं भी हम जाते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग ऐसा कुछ जगह जाते हैं जो, तो ऐसा वहाँ मतलब कैरी बैग का वो फिक्स प्राइस मतलब ऐसा रहता है, एक प्राइस किया रहता है कि उतना पे करना है उसके लिए, और वो पहले बता भी देते हैं कि कैरी बैग लेना है अगर तो उसके लिए वो उनको इतना पे करना पड़ेगा। Only the registered shopkeeper or vendor shall be eligible to provide plastic carry bag for dispensing the community। और वही शशि मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। यस सर। इसके ऊपर डिस्कस करना, पहला जो पॉइंट था ना उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी लग रहा है मुझे। यस। इसमें जैसे एक चीज बोल रहा है ना, जैसे आपने ही बताया अभी कि जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं या शॉपकीपर हैं, उनको लोकल बॉडी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको 4,000 रुपये महीने और नहीं तो 48,000 रुपये साल का जमा करना होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी आया था, ये पूरा पार्ट ये है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के आधार पर, जिसे बोलता है कि अगर आप पॉल्यूट कर रहे हैं तो आपको पे करना होगा, है ना। तो लेकिन अब इसमें एक चीज हुई थी, ये इसको फिर 2018 में इसको बदलाव किया गया, तो इस पे हम लोगों ने भी कंसर्न उठाया था इस पॉइंट के ऊपर कि जैसे कि अगर मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर की बात करते हैं, स्ट्रीट वेंडर महीने में कितना पैसा कमाता होगा? कोई भी जवाब दे सकते हैं आप में से कोई भी? ऑन एन एवरेज एक गेस। 10,000। 10,000, हाँ चलिए मान लेते हैं 10,000 से ऊपर 10-15 हजार रुपये भी कमा लेता है तो बड़ी बात है। अब वो 10,000 में से 4,000 रुपये दे देगा यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए महीने का, तो वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को क्या पालेगा? सर इसी वजह से सर 27th ऑफ मार्च को सर अमेंडमेंट आया था, जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, कमेटी बैठी थी और फिर इसको ओमिट किया गया था सर, इसी प्रॉब्लम के वजह से। एग्जैक्टली हाँ, ये पार्ट आप शायद इसमें नहीं बता पाए। सर इसके बाद सर रखते, क्योंकि वो अलग अमेंडमेंट 2018 का था तो सर। ओके ओके, नाइस नाइस, गो अहेड। The local body shall utilize the amount paid by the customer for the carry bag exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdiction। सर जो भी कैरी बैग के लिए लिया जाता था रजिस्ट्रेशन पे, तो सर वो जो भी लोकल बॉडी थी वो खर्च कर सकती थी इसको वेस्ट मैनेजमेंट को सर करने के लिए, और उस पे ये खर्च करती थी। सब जब ये हुआ था कोई भी मतलब जब ये अमेंडमेंट फिर सर आया 2018 में 27 मार्च को, क्योंकि इसके वजह से सर बहुत प्रॉब्लम आने लगा था, लोग नहीं देना चाहते थे एक्सप्लिटिंग प्राइस कैरी बैग के लिए, चाहे कंज्यूमर कोर्ट में ऐसा जाने लगे, चाहे वेंडर्स को दिक्कत होने लगी, जिसके वजह से एक कमेटी बैठी और उसके वजह से ये ओमिट किया गया और फिर इस पे
लिया गया कि कैरी बैग के लिए बहुत जगह ऐसा नहीं कॉस्ट किया जाना, चाहे जो भी रजिस्टर के रिगार्ड कुछ आया था सर। फिर अभी 12 अगस्त 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात किया गया था। उस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पिछले बार बोले थे। और अभी सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी है उसको आया था उसी समय की 1 जुलाई 2022 से बहुत सारा ऐसा जो प्लास्टिक है जो जैसे एक बार यूज किया जाता है, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक कप्स और ग्लास और वो स्ट्रॉ, ये सब को जो भी, और पीवीसी प्लास्टिक जो 100 माइक्रोन से कम है, और उसको पूरी तरीके से बंद करने का आया है और इसको 1 जुलाई से लागू करने का आया है 2022। Thank you, sir. Absolutely. Thank you so much. So I think we can stop here for today. It's already 8:23, right? So या फिर हाँ खत्म ही करते हैं आज के लिए, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। We can start it the other day, एक पेज का है, हो जाएगा, है ना? या फिर करना है कंप्लीट? आप लोग बताइए। सर कंप्लीट है, कर लीजिए, कल से नया टॉपिक कर लेंगे। क्या बात है, ठीक है। तो कौन है नेक्स्ट? स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी कौन कर रहा था? सर श्याम भी कर रही थी बट वो है नहीं मीटिंग में। वो नहीं है, तो कौन कर सकता है? Anybody can volunteer? सर मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी बट उसमें जो नाम वगैरह है चेयरमैन, उन सबके नाम नहीं पता है मुझे। उनके नाम हमें जानने भी नहीं है क्योंकि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ओके तो सर। में वो बदलते रहते हैं। तो कंटिन्यू करूँ मैं? प्लीज। Okay, thank you, sir. I am Shalini Raj from Magad Mahila College with Political Science stream. This point explains that the state government or the union territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a state-level advisory committee consisting of following personnel. इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरीज है, अपने रूल्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एडवाइजरी, एक स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाए गए हैं जिनमें कुछ पर्सन्स के पोस्ट हैं, लाइक द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, he is the chairman of this committee, and others are members like director from State Department of Environment, member secretary from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, municipal commissioner, one expert from local body, one expert from non-governmental involved in waste management, commissioner, value added tax or his nominee member, sales tax commissioners or officers, representative of Plastic Association, Drug Manufacturer Association, Chemical Manufacturers Association, one expert from the field of industry, one expert from the field of academic institution, and director municipal administration convener. The state level advisories shall meet at least once in 6 months and may invite experts if necessary. मीन्स जितने भी एडवाइजरी बॉडी है उन्हें 6 मंथ्स पर एक बार मीटिंग करना होता है और अगर जरूरत पड़े तो वो कभी मीटिंग रख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। नाइस। सो इसमें कुछ कितने 12 लोग हैं, 12 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, 12 अलग फील्ड के लोग हैं जो कि मिल करके ये पूरा एक कमेटी बनाएंगे, स्टेट लेवल कमेटी। और इनका काम क्या होता है, ये मॉनिटरिंग करेंगे कि हाँ भाई जो रूल्स बनाए गए हैं रूल्स को सही तरीके से स्टेट में या फिर शहर में या गांव में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और अगर नहीं हो रहा है तो ये एडवाइस जारी करेंगे कि कैसे करेंगे तो शायद हो सके, है ना। और इस चीज़ के लिए ये इसका अपडेट देखने के लिए साल में 2 बार इनकी मीटिंग होगी, हर 6 महीने पर, ऐसा ही कुछ है। और अगर चाहिए तो ये कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं ताकि वो इनको ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, या फिर वो इनको एडवाइस कर सकें कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर 17, और ये लास्ट पॉइंट है सिर्फ। किनका है ये, कौन करने वाले थे? Good evening, sir, and everyone. My topic is annual reports. I'm Anshuman Kumar from Patna Science College, Environmental Science Department. Annual report का first topic है every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form 4 to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। मतलब प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग में लगे हर व्यक्ति को हर साल 30 अप्रैल तक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सूचित करते हुए लोकल बॉडी से रिलेटेड फॉर्म 4 में एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है एंड सबमिट करना है। सेकेंड पॉइंट इज every local body shall prepare and submit an annual report in Form 5 to the concerned state in charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30 June every year. इसमें हर साल 30 जून तक प्रत्येक लोकल बॉडी से रिलेटेड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सूचित करते हुए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इंचार्ज को फॉर्म 5 में एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है एंड सबमिट करना है। देन थर्ड पॉइंट इज each state pollution control board or pollution control committee shall prepare and submit an annual report in form 6 to the central pollution control board on the implementation of these rules by the 31st July of every year. इसमें प्रत्येक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हर साल 31 जुलाई तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के इम्प्लीमेंटेशन पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉर्म 6 में एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और फिर सबमिट करना है। देन फोर्थ पॉइंट इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल प्रिपेयर एंड consolidate annual report on the use and management of plastic waste and forward in it to the central government along with its recommendation before the 31st August of every year. इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लास्टिक वेस्ट के यूज एंड मैनेजमेंट पर एक संगठित रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे हर साल 31 जुलाई से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। देन थैंक यू सर। नाइस, थैंक यू सो मच। सो ये एनुअल रिपोर्ट वाला पार्ट बहुत बढ़िया था, जिसमें देखिए पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो इसमें 4 अलग अलग लोगों को बोला जा रहा है कि वो लोग अपना एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन अपना रिपोर्ट बना रहा है? द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग, जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है, तो वो लोग अपना रिपोर्ट 30 अप्रैल तक बना देंगे, ठीक है। और बना करके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जमा करेंगे। 30 अप्रैल तक उनको जमा करना है। लोकल बॉडी जो है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर म्यूनिसिपल कमीशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, तो ये लोग अपना जो एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे ये 30 जून तक ये लोग अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को जमा कर देंगे। 30 जून तक जब सारा रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास आ गया, किसका लोकल बॉडीज का और बाकी जो रिसाइकलर्स हैं या फिर वेस्ट प्रोसेसर हैं उनका,
इन सब को मिला करके वो एक पूरे स्टेट का एनुअल रिपोर्ट बना करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा। कब तक? जुलाई 31 तक। तो उसके पास 1 महीना का समय रहता है ये पूरा रिपोर्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, मिलाने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए और एक फाइनल रिपोर्ट अपना बनाने के लिए। उसके बाद जब 31 जुलाई तक सारा रिपोर्ट सारे स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का रिपोर्ट जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास आ जाता है, तो इट विल टेक अनदर 1 month एंड बाय द एंड ऑफ अगस्त 31 इट शुड वो सारे रिपोर्ट जो है उनको कंसोलिडेट करके, मिला करके, उनको पढ़ के एक फाइनल, एक सिंपल एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया का एक रिपोर्ट बनाएंगे वो, और वो 31 अगस्त तक उसको पब्लिश करेंगे अपने वेबसाइट पे, राइट। तो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि तो आप लोग सब लोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए, जा करके पिछले साल का जो रिपोर्ट है उसको देखिए, निकालिए, और उसमें बिहार का जो पार्ट है उसको पढ़िए। कर सकते हैं क्या ये हम लोग? Sir, can you repeat again? Yeah. You need to visit the website of Central Pollution Control Board. ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनका वेबसाइट आ जाएगा, और वहां पे जाकर के आपको ढूंढना है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट 2020 और 2021 का। 31 अगस्त तक उन्होंने लास्ट ईयर तो लाइक मतलब कि आ गया होगा ना 2020 से 2021 का, है ना। तो वो रिपोर्ट आपके पास वो उनके वेबसाइट पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो आई वांट यू टू गो एंड चेक वो है कि नहीं है। अगर है तो उसको डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें बिहार वाला जो सेक्शन है, क्योंकि हम लोग बिहार के वेस्ट के ऊपर बात काम करना चाह रहे हैं, पटना के वेस्ट के ऊपर, तो उस रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा कि अभी तक क्या हुआ है बिहार में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के, कितना प्लास्टिक हम जनरेट कर रहे हैं, ये उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी, और फिर कितना रिसाइकलिंग हो रहा है, किस तरीके से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या दिक्कतें आ रही है, ये सब कुछ रिपोर्ट में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये रिपोर्ट को ढूंढें और उसमें बिहार वाला सेक्शन पढ़ें, और पढ़ के आए कहाँ? तरुमित्रा परसों संडे को। सर बट संडे को तो वो रामनवमी है। ओके, हाँ, तो इस संडे छुट्टी करते हैं फिर। और एक्चुअली सर मेरा तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं, अब जल्दी से ठीक हो जाइए। जी सर। तो कोई बात नहीं, आप लोग तो इस संडे का हम लोग रामनवमी के कारण से उसको छुट्टी रख सकते हैं क्या? यस सर। कौन कौन लोग हाँ बोल रहे हैं? हाँ तो बोलिए कम से कम। एक मिनट। क्योंकि उस दिन मंदिर जाना होता है ना। सिर्फ 3 ही लोग बोल रहे हैं छुट्टी, सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं छुट्टी, बाकी लोग को तुरंत आने का मन है लगता है। सर आप कैसा अच्छा लगा? आदित्य, सोनी, आप लोग क्या, आप लोग तरमित्रा आना चाहते हैं कि उस दिन छुट्टी करना चाहते हैं? तरमित्रा विजिट करना चाहते हैं सर। सर विजिट ही कर लेंगे, यहाँ पर तो घर है नहीं, तो रामनवमी मना नहीं सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो ठीक है। कमिंग संडे जो होगा, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी, बट वी हैव सम वर्क इन तरुमित्रा। तो आप में से जो लोग आना चाहते हैं वो लोग 10 बजे आ जाइए संडे को, और जो लोग नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, वी विल मेट नेक्स्ट संडे। हम लोग इस कमिंग संडे जो है परसों, उस दिन हम लोग कुछ एक्टिविटीज है। तरुमित्रा में बहुत सारे पेड़ों के सीड गिरे हुए हैं, तो वो सीड कलेक्शन करना है, तो हम लोग मिलकर के सीड कलेक्शन करेंगे, ठीक है? ओके सर, गुड, थैंक्स। जो छुट्टी लेना चाहते हैं वो छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन Okay, ये तो फिर मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग में। तो आप लोग वो रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबको देखना है प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है? ओके सर। चलिए, ठीक है,
और हाँ, that is enough for the day. So shall we call it off? Shall we call it night? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, good night. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.